नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है साइंस। साइंस से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर एस टेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जो सी टेट है और आपका एस टेट है या फिर यूपी टेट है, साइंस का लेवल सभी में आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, चाहे आपका प्राइमरी का लेवल हो या फिर जूनियर का। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू लेवल फ्रॉम क्लास 1 to 5 आज हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके यूपी टेट या फिर सी टेट में आए, या कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी यूपी टेट, सी टेट या फिर एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेटेड वन के साथ में या फिर 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशंस तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को। चलिए, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं किस गैस को अवशोषित कर। आपको बताना है कि जो गैसेस होती हैं कई सारे टाइप्स की हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, कुछ यूज़फुल होती हैं, कुछ यूजलेस होती हैं और कुछ हार्मफुल होती हैं। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसको ऑब्जॉर्व करके जो पौधे हैं वो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ बनाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है कि ये CO2 जो गैस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है जब तक ये प्रॉपर अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में रहे। अगर आपको पता होगा कि जो जितने भी व्हीकल्स हमारे आसपास सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, जैसे स्कूटर हुआ, बाइक हुआ या फिर कार्स हुई, इनसे रेगुलरली जो फ्यूल्स हैं यानी कि जो आपका पेट्रोल है या डीजल है, इनके कंबस्शन से जो गैस रिलीज होती है वो दो टाइप्स की गैसेस होती हैं। पहला होता है CO2 और दूसरा होता है CO। ये है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ये कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वही गैस है जो कि हमारी ओजोन परत के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या है इसके ड्रॉबैक्स, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो दोस्तों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अब्जॉर्व किया जाता है, सोखा जाता है पौधों के द्वारा, और इस प्रोसेस के बाद ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जो कि प्लांट्स का खाना होता है। ठीक, और ये अगर दिन में अगर आप देखें तो पौधे CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं यानी सोखते हैं, और रात के टाइम में यही CO2 रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में पेड़ों के नीचे रहना बिल्कुल भी सही नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि वहाँ उस टाइम में पौधे अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिश राशि है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी राशि है जो कि आदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, तो जैसे कि आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका भार। ठीक है, भार अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपकी क्या है, आदिश राशि। ठीक है, आवेग अगर आप देखेंगे तो आवेग का भी डायरेक्शन होता है, दैट मीन्स कि इट इज व्हाट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो ये भी आपकी सदिश राशि है, जिसे हम इंग्लिश में यंग मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, इसलिए ये भी आपकी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो एकमात्र आपका जो ऑप्शन है जो कि अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज भार यानी वेट, अगर आप इसे कहें तो ये हुआ भार। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था आपका वेक्टर और स्केलर का, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, ये तो थी इस क्वेश्चन के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। आपको बताना है कि एनीमोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जिससे क्या मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वेग, ऑप्शन नंबर 2 है हवा का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 है हवा की गति और ऑप्शन नंबर 4 है तापमान। अब जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस 1 to 4 दिए हैं। अब आपको ये बताना है, अगर आपको पता है कि एनीमोमीटर का फंक्शन क्या है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एनीमोमीटर के बारे में। एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो उसमें 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और इनके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक कप लगा होता है। ठीक है, और नीचे एक स्टॉक यानी कि एक पाइप के द्वारा ये अटैच्ड होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है तो ये जो कप है, हवा इन पे प्रेशर डालती है और ये रोटेट करने लगते हैं। ये होता है मैकेनिज्म एनीमोमीटर का। और जैसे ही हवा की जो गति है वो काफ़ी तेज़ होती है तो हवा इन कप्स के ऊपर प्रेशर लगाती है और ये जो कप है वो रोटेट करने लगते हैं। और इसी के कारण नीचे जहाँ पे ये पाइप अटैच्ड होती है वहीं पे मेजर होती है हवा की स्पीड। ठीक है, तो एनीमोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ, या अगर आप कहें वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, तो एनीमोमीटर इसलिए यूज़ होता है हवा की गति नापने के लिए। और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसका पीएच 7 होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शुद्ध जल, ऑप्शन नंबर 2 है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर 4 है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान जो होता है 7 तब होता है जब कोई चीज़ न्यूट्रल होती है, ना ही एसिडिक होती है और ना ही बेसिक होती है। ठीक है, इसको आप कैसे देखेंगे, तो अगर आपने पीएच स्केल देखा होगा तो बिल्कुल सेंटर में जो संख्या होती है वो होती है 7। और अगर आप इस साइड बढ़ते जाएंगे तो जितना 7 से कम यानी कि 6 to 0 होता है उतने ही चीज़ें ज़्यादा एसिडिक होती हैं। और अगर आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो होता है, ठीक है, जैसे जैसे 7 की वैल्यू बढ़ती है बेसिक जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये होता है पीएच वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें एसिडिक है उनको आप पहले कैटेगराइज कर लीजिए, यानी कि HCl जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, तो ये तो पहले ही चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो है ये भी बेसिक होता है क्योंकि ये वॉशिंग पाउडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, तो अगर आप देखें तो NaCO3 जो है आपका ये वॉशिंग पाउडर ये बेसिक होता है। ठीक, H2SO4 जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये भी एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए इसका भी पीएच मान जो होगा 7 नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखें तो शुद्ध जल मीन्स होता है कि ऐसा जल जिसके अंदर कोई भी आयंस नहीं पाए जाए। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं पाया जाए और इस कारण शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं तो क्या होगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर प्योर वाटर में आपने इम्प्योरिटीज़ डाल दी तो क्या होगा, इसके बाद वाटर का जो एसिड लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अगर आपने कोलगेट देखा होगा, कोलगेट या फेस क्रीम कोई देखते हैं आप, तो ये सब चीज़ें क्या होती है बेसिक, जबकि जो हमारा डेली यूज सोप होता है वो सभी होते हैं एसिडिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका खुली नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। खुली नाड़ी संबंधित तंत्र मीन्स होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि जनरली पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, इतना हिंट काफ़ी होगा आप सभी को आंसर पहचानने के लिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कॉकरोच, ऑप्शन नंबर 2 है मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन नंबर 3 है चूहा यानी कि रैट और ऑप्शन नंबर 4 है पक्षी यानी कि एवीज। तो जो करेक्ट आंसर है उसका ये जानने से पहले एक जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो समझ लीजिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स होता है जो किसी क्लोज जब वेसल्स में जब फ्लूइड रोटेट नहीं करता किसी भी एनिमल की बॉडी में, ये जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन्स होता है कि जो ब्लड होता है वो वेन्स और आर्टरीज में ही रोटेट करता रहता है, इंसान की बॉडी में इवन सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होता है यही जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि पाया जाता है मनुष्यों में पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि
इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादातर होते हैं, जिनमें कॉकरोच भी आता है, ठीक है। तो ये जो कॉकरोच जो होता है, बेसिकली कॉकरोच में अगर आप देखें तो जो इसका ब्लड है या फिर जो फ्लूइड है वो क्लोज्ड स्पाइरेकल्स के अंदर रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दिखाई देगी, ये दिखाई देगी कॉकरोच में, यानी जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कॉकरोच। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्राणी जगत के, यानी कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ के अलावा सभी एंजाइम्स में पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 2 है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 3 है रेनिन और ऑप्शन नंबर 4 है एमाइलेज। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेनिन। रेनिन एकमात्र ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्राणी जगत के ऑलमोस्ट सभी सदस्यों में पाया जाता है। जबकि इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन जो है ह्यूमंस के अंदर सिक्रीट होता है पैंक्रियास के अंदर, इसका फंक्शन होता है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अगर पैप्सिन की बात करें तो पैप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में, तो ये भी एक एंजाइम है। जबकि एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ आप 3 टाइप्स के हार्मोन्स देखेंगे, पहला इंसुलिन, दूसरा है पैप्सिन और तीसरा है एमाइलेज, और तीनों का डिफरेंट फंक्शन होता है। पर रेनिन जो एंजाइम है ये ऑलमोस्ट सारे किंगडम्स में पाया जाता है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। आपको बताना है कि किस ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 2 है लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर 3 है डिक्टियोसोम्स और ऑप्शन नंबर 4 है फैगोसोम्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लाइसोसोम्स, ठीक है। दोस्तों अगर आपने लाइसोसोम्स के बारे में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो बेसिकली आपने ज़रूर नाम सुना होगा सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पैकेट लाइक या फिर बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के अंदर, और इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जो वेसिकल्स हैं उनके अंदर, यानी अपने सेल के अंदर देखा होगा कुछ इस टाइप के वेसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कई सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी लाइसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब सेल के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं होता, इन दैट केस क्या होता है कि यही जो एंजाइम्स होते हैं ये इस जो सेल है सिंगल मेम्ब्रेनस लाइसोसोम, ये बस्ट आउट कर जाता है, और इसके बस्ट करने से जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है। और इसी सेल के अंदर ये एंजाइम्स फैलने के कारण क्या होता है कि सेल खुद को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसी कारण क्या है, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल, ठीक है, यानी कि आत्मघाती बैग कहे जाते हैं इन्हें सेल के। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। अगर इंग्लिश वर्जन में बात करी जाए, ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होती है जिसको 2 सेकंड के लिए जलाया जाता है और 2000 जूल यानी कि 2000 जूल्स जो है एनर्जी वो खत्म होती है, ठीक। अब आपको बताना है कि इसकी जो बल्ब है उसकी पावर कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 50 वॉट, ऑप्शन नंबर 2 है 100 वॉट, ऑप्शन नंबर 3 है 120 वॉट और ऑप्शन नंबर 4 है 150 वॉट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पावर, ठीक है, क्योंकि आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन सभी के लिए आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर मीन्स होता है कि जितनी भी देर के लिए आप कोई भी काम करते हैं आपकी पावर कहलाती है बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर आप देखें शक्ति, अगर आपने हाथ में एक बड़ा सा शॉर्ट पुट पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप कितनी देर तक पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, भारी सामान है क्योंकि आप उठा नहीं सकते, तो कितनी देर तक आप उठा रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी उस पर स्पेंड कर रही है शॉर्ट पुट को उठाने में, ठीक है। तो ये जो पूरी ताकत आप जितनी देर तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, वही कहलाता है पावर, यानी कि वर्क डन जितनी देर तक होता है वो कहलाता है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। तो W यहाँ पे दिया हुआ है 2000 जूल,
और जो यहाँ पे टाइम दिया है वो दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप इन सबको काटेंगे तो आपका आएगा 100 वाट। ठीक है, यानी कि 100 वाट जो है एनर्जी, 100 वाट जो है पावर कंज्यूम होती है एक बल्ब के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजेंस में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है? ऑप्शन नंबर 1 है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर 4 है आयोडीन। तो पहली चीज़ कि हैलोजेंस क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। हैलोजेंस वो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट एलिमेंट्स है उनके बिल्कुल साइड में, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स, इनकी जो सीरीज होती है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनके बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज होती है इन्हें हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, इनमें ये सारे के सारे, तो सबसे पहले बात है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इन्हीं यानी कि हैलोजेंस की जो फैमिली है यही होती है। लेकिन इसमें एक आपको दिखेगा एक्सेप्शन। ठीक, दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा होती है? तो दोस्तों जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्लोरीन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जितने एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास उनका इनर्ट कंप्लीट करने के लिए एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हैलोजेंस की देखें तो इनके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इनके ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, या इनको इनर्ट बनाने के लिए। इसलिए ये पूरी फैमिली यानी कि जो भी पूरी फ्लोरीन फैमिली है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई जाती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आएगा क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऐसे जितने भी पेड़ हैं जिनकी सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर 2 है जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर 3 है टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन नंबर 4 है श्रब्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो कौन से पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज तो बनते हैं लेकिन बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। यानी वो सारे पौधे जिनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, वो सारे पौधे कहलाते हैं। वो सारे पौधे क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो है एंजियोस्पर्म्स, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है, ऐसे पौधे जिनके अंदर सीड जो होता है वो कवरिंग के अंदर कैद होती है, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ऐसे सारे पौधे जिनके बीज कवर्ड नहीं होते हैं, यानी जिनकी जो शेल है वो कवर्ड नहीं होती, ये सारी क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, श्रब्स की बात करें दोस्तों तो श्रब्स जो होते हैं वो छोटी हाइट के प्लांट्स होते हैं जो पेड़ों की तरह वुडी नहीं होते, टेंड्रिल्स जिनके अंदर पाए जाते हैं और लताएं होती हैं। ठीक है, और उनके तने जो होते हैं मोटे नहीं होते। जैसे अगर आप अनार का देखेंगे पौधा तो ये श्रब कहलाता है। ट्री मीन्स होता है जैसे आम के पेड़ होते हैं वुडी होते हैं, और हर्ब्स मीन्स होते हैं छोटे पौधे जैसे कि घासें हैं। ठीक है, या फिर भृंगराज का जो पौधा होता है, ये सारे हर्ब्स में आते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा, और थोड़ी सी नॉलेज अगर आपने यहाँ से गेन करी है तो हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो दोस्तों इसी टाइप की और भी वीडियोस पाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसे कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइकोलॉजी, जीके एंड करंट अफेयर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोनों जगहों से आपको जो स्टडी मटेरियल है वो रेगुलरली मिलता चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी, फुल ऑफ क्वेश्चंस होगी। तब तक के लिए मृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।